हेलो अस्सलाम वालेकुम। मुझे कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 6 का टॉपिक देखेंगे, क्वेश्चन ऑफ स्टेट फायर एंड आइडियल गैस। अच्छा, हम लोगों ने ना पढ़ा था कि कोई भी गैस अगर वो ये कुछ हमने अजम्पशंस कंसीडर की थी कि अगर वो इन अजम्पशंस को फुलफिल कर रही है तो हम उस गैस को नाम देते हैं आइडियल गैस का। लाइक अगर कोई गैस है जिसमें पार्टिकल्स हमेशा रैंडम मोशन में होते हैं, उनका जो मास होता है वो ना होने के बराबर होता है और मॉलिक्यूल्स के दरमियान किसी किस्म की फोर्स नहीं होती, ना अट्रैक्टिव ना रिपल्सिव, वहाँ पे किसी किस्म के फ्रिक्शनल लॉस नहीं होते, काइनेटिक एनर्जी में लॉस नहीं होता। आप ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेते हैं और जितना टेम्परेचर देंगे उतनी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और क्लियन की वजह से प्रेशर हो रहा होता है। अगर किसी गैस में ये सारी की सारी मुझे पास कह लें अजम्पशंस फुलफिल कर रही है अगर कोई भी गैस, तो हम कहते हैं वो हमारे पास क्या है, आइडियल गैस है। तो यहाँ पे ये कह रहा है गैस दैट ओबेज द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेज। मतलब ये जो हमने डिफरेंट अजम्पशंस की पढ़ी थी ना प्रीवियस लेक्चर में, इन्हीं को हम लोग काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, ये पास्टुलेट्स है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के। तो अगर कोई गैस जो इन सारी अजम्पशंस को फुलफिल कर रही है, मतलब वो सारी उसमें पास्टुलेट्स फुलफिल हो रहे हैं, तो उस गैस को हम नाम देते हैं आइडियल गैस के लिए। तो कहते हैं आइडियल गैस कोई सी भी होगी ना, उसके लिए इक्वेशन ये लिखी जाती है, इसको आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे इसको हम ड्राइव नहीं करें, हम इसको डायरेक्टली पढ़ रहे हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे याद रखना है कि आइडियल गैस के लिए हमेशा ये इक्वेशन लिखी जाती है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब पी यहाँ पे क्या है, गैस का प्रेशर है जो वो एक्सर्ट कर रही होगी। लाइक अगर किसी कंटेनर ने आपने गैस रखी है तो वो जो मॉलिक्यूल्स बार बार कंटेनर की वॉल्स के साथ जाके टकराएंगे, उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। यहाँ पे उसको हम प्रेशर पी का नाम देंगे कि जो मॉलिक्यूल्स जो है वो कंटेनर की वॉल्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो पी इज दी बी इज दी वॉल्यूम के जितना गैस ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, और एन हमारे पास क्या है, बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स हैं। ठीक है, तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी बता रहा होता है। अगर हमने इसमें यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स के एक मोल लिया है, 2 मोल लिया है, मोल बेसिकली क्वांटिटी बताता है। एक मोल में ना हमारे पास किसी भी गैस के 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 इतने ज्यादा एटम्स होते हैं। तो एक मोल की वैल्यू याद रखिएगा, इसके अंदर 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स होते हैं। तो बेसिकली ये क्वांटिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स बता रहा होता है कि एक मोल लेने हैं या 2 मोल लेने हैं। एक मोल में मैंने आपको बताया कितने हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। ठीक है, आज हमारे पास बच्चे एक कांस्टेंट नंबर है जिसको हम लोग यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी बोलते हैं। इसकी वैल्यू जो होती है 8.3145 जॉल पर मोल पर केल्विन होती है। ये आपने फिक्स नंबर याद रखना है, ये एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है। अच्छा, यहाँ पे इसका यूनिट यहाँ से निकाला हुआ बच्चे, पीवी जो होता है ना, ये वर्क डन के इक्वल भी होता है। आगे हम फर्दर टॉपिक्स में देखेंगे जो पीवी है वो किसके इक्वल है, वर्क डन के। अगर इसकी जगह वर्क डन लिख लिया जाए, आपने आर के यूनिट्स निकाले हैं बच्चे, ये एन है तो ये इधर नीचे दूसरी साइड पे जाके डिवीजन में आ जाएगा और टी भी किसके डिवीजन में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जॉल डिवाइडेड बाय एन का नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो पर मोल पर केल्विन। टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, पर केल्विन, तो ये हमारे पास जॉल पर मोल पर केल्विन होता है। ठीक है, ये आगे फर्दर टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे कि वर्क डन जो होता है वो प्रोडक्ट होता है प्रेशर का और चेंज इन वॉल्यूम का। ठीक है, तो यहाँ से इसका यूनिट फिर क्या होगा, जॉल होगा, प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो इसकी ये फिक्स वैल्यू जब आपने याद रखनी है 8.314 पढ़ी जाती है जॉल पर मोल पर केल्विन। टी हमारे पास क्या है, टेम्परेचर है गैस का, कि आपने टेम्परेचर का गैस का कितना टेम्परेचर लिया हुआ है। तो हम कहते हैं आइडियल गैस कौन सी है, ऐसी गैस जो सारी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पास्टुलेट्स को फॉलो करती है, ओबे करती है, हम उसको आइडियल गैस बोलते हैं। आइडियल गैस के लिए यूजुअली ये क्वेश्चन लिखी जाती है, इसमें डिफरेंट पैरामीटर्स बता रहे हैं, पी क्या है, वी क्या है, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, आर हमारे पास गैस है। तो कोई सी भी गैस जो है हमारे पास अगर आइडियल गैस है तो वो इस इक्वेशन को फुलफिल करेगी। कहते हैं 6.1 ये जो इक्वेशन है ये बेसिकली हमें बता रही है कि जो प्रेशर वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के पीछे, क्योंकि एन तो नंबर ऑफ कांस्टेंट है। अगर मैं 1 मोल ले लूंगी इसका मतलब है जो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है वो तो फिक्स है। आर भी क्या है, वो भी जनरल गैस कांस्टेंट है, या इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो ये दोनों फैक्टर्स जो है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब है प्रोडक्ट जो प्रेशर वॉल्यूम का है वो किसके इक्वल है, वो टेम्परेचर के इक्वल है। तो यहाँ पे ये कह रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है। तो ये दोनों किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अच्छा, ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन होता है कि आइडियल गैस इक्वेशन होती क्या है, व्हाट इज द आइडियल गैस इक्वेशन एंड राइट व्हाट इज द आइडियल गैस एंड राइट डाउन द इक्वेशन फॉर द आइडियल गैस। तो आपने आइडियल गैस बताना है कौन सी होती है कि जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को ओबे करती है, और दूसरा उसके लिए इक्वेशन क्या होती है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। आगे इसमें बता सकते हैं पी क्या है, वी क्या है और एनआरटी क्या है। आगे हमारे पास टॉपिक है आइडियल गैस टू बिहेव लाइक एन आइडियल गैस। अगर आपके पास रियल गैस मौजूद है, अगर आप चाह रहे हैं कि वो आइडियल गैस के तौर पे बिहेव करे, तो कैसे वो करेगी, किस तरह की assumptions आपको लेनी पड़ेंगी। कहते हैं हम लोगों ने ना पढ़ा था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में कि हमारे पास जो आइडियल गैस होती है उसमें किसी किस्म के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हम कंसीडर नहीं करते, ना कोई अट्रैक्टिव ना कोई रिपल्सिव।
और मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। तो अगर हम चाह रहे हैं कि हमारे पास रियल गैस है वो आइडियल गैस के तौर पर बिहेव करे, तो हमें कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना होगा। वो कौन सी? लाइक हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कंसिडर करना पड़ेगा जो पोटेंशियल एनर्जी है गैस मॉलिक्यूल्स की वो बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, और सिर्फ गैस की हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। अगर हम इस कंडीशन को ले लेते हैं तो हम कहेंगे कि जो हमारी रियल गैस है वो भी किसके तौर पे ली जा सकती है, आइडियल गैस, मतलब जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है ही नहीं, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। आइडियल गैस में और रियल गैस में फ़र्क ये होता है बच्चे, आइडियल गैस में ना मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, इनमें किसी किस्म के इंटरमॉलिक्यूलर आपस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई फोर्सेस नहीं ली जाती। लेकिन रियल गैस में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं, उनके दरमियान बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से उनकी पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी होंगी। तो कहते हैं अगर किसी तरह से हम कहेंगे कि ये मॉलिक्यूल्स जो है वो आपस में दूर दूर हो गए, और ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या पोटेंशियल एनर्जी बच्चे, ये जो हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है ना, ये जो बॉन्डिंग होती है, इनके दरमियान एनर्जी स्टोर हुई होती है, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगर ये बॉन्ड ही ना रहेगा, हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स दूर हो जाए तो पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम हो जाएगी, मतलब वो अगर बॉन्ड नहीं है तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होगी, नेग्लिजिबल होगी। तो कहते हैं अगर हम किसी तरह से ये जो बॉन्डिंग है इसको ख़त्म कर दें, पोटेंशियल एनर्जी को नेग्लिजिबल कर दें, तो हमारे पास रियल गैस को किस तरह से लिया जा सकता है, आइडियल गैस के तौर पे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास गैस है कुछ इस तरह से कि जिसमें हमारे पास मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है कुछ ना कुछ बॉन्डिंग है, लेकिन अगर आप उसका टेम्परेचर हाई कर दोगे तो मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर चले जाएंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर दूर चले जाएंगे तो जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो बॉन्डिंग है वो ब्रेक हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी नेग्लिजिबल हो जाएगी। उस केस में आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको एज एन आइडियल गैस लिया जा सकता है कि जिसमें मॉलिक्यूल्स जो है टेम्परेचर ज़्यादा दिया, मॉलिक्यूल्स दूर दूर चला के उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, लेकिन बॉन्ड टूटने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो ये अगर कंडीशन फुलफिल कर लेते हैं कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी बहुत नेग्लिजिबल या बहुत कम हो गई है, तो हम उसको रियल गैस को किसके तौर पे ले सकते हैं, आइडियल गैस के तौर पर। तो ये यूजुअली कब होता है, जब आप टेम्परेचर हाई कर देते हैं। ठीक है, आगे हम लिखना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास बात करें, ये जो मैंने आपको बताया कि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई कर देंगे तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है वो बॉन्डिंग कम हो जाएगी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। तो वही हम एक फार्मूला ड्राइव करना चाह रहे हैं जिससे हमें ये पता चल सके। कहते हैं हम लोगों ने ना आइडियल गैस इक्वेशन के लिए क्या पढ़ा था, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। एन हमारे पास क्या था बच्चे, नंबर ऑफ मोल्स था। नंबर ऑफ मोल्स को ना बच्चे मास ऑफ गैस ओवर मोलर मास भी लिखते हैं। मास ऑफ गैस का मतलब है अगर आपने कोई कार्बन डाइऑक्साइड ली है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये गैस ली है कार्बन डाइऑक्साइड, तो मेरे पास मास क्या है इसका, मैंने कितने ग्राम्स लिए, 1 ग्राम लिए, 2 ग्राम लिए, 3 ग्राम लिए, तो वो बेसिकली इसका मास बता रहा होता है। मोलर मास क्या होता है बच्चे, जो एटॉमिक मास होता है ना कार्बन का और ऑक्सीजन का अलग से एटॉमिक मास, इनके एटॉमिक मासेस को जमा करके जो मास आता है उसको मोलर मास कहते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक मासेस को अगर जमा करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, तो ये हमारे पास बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, ये मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास होता है। तो मास को बच्चे स्मॉल एम से लिखते हैं, मोलर मास को आप कैपिटल एम से लिखते हैं। तो हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। पीवी उसी तरह से एन की जगह स्मॉल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एम मास ओवर मोलर मास लिखते हैं, इंटू आर टी लिखते हैं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, कैपिटल एम यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको इधर ले जाए, यहाँ पे इधर लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो वॉल्यूम यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था उसको नीचे डिवीजन में ले आए, तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से बन जाएगी, पी एम इज इक्वल टू स्मॉल एम ओवर वी इंटू आर टी। मैस पर यूनिट वॉल्यूम, आप लोग डेंसिटी पढ़ते हैं ना बच्चे, मैस पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये बेसिकली डेंसिटी के इक्वल है। तो यहाँ पे क्या आप लिखते हैं, डेंसिटी लिखते हैं, ये आ जाएगा पी एम इज इक्वल टू रो आर टी आ जाएगा। मैस ओवर वॉल्यूम की जगह आपने डेंसिटी रो लिख दी, आर टी उसी तरह से पी एम इज इक्वल टू रो आर टी आ जाएगा। बच्चे आप डेंसिटी को इधर रहने दें, आर टी जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो पी एम ओवर आर टी आ जाएगा। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि जो मैस है कैपिटल एम मोलर मैस, ये तो कांस्टेंट होता है हमारे पास एटॉमिक मास किसी भी गैस का, और मोलर मास यूजुअली जो सारा होता है, और आर भी हमारे पास क्या था, कांस्टेंट है। तो फिर चेंज क्या हो सकता है, या प्रेशर चेंज हो सकता है या फिर टेम्परेचर चेंज हो सकता है। तो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, मतलब क्या, अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे ना तो हमारे पास डेंसिटी उसकी कम हो जाएगी, मतलब मॉलिक्यूल्स आपस में दूर दूर हो जाएंगे, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उसकी क्या हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि डेंसिटी लो होगी अगर आप टेम्परेचर को हाई कर देंगे या प्रेशर कम कर देंगे। तो फिलहाल हम डायरेक्टली इसका रिलेशन देख रहे हैं टेम्परेचर के साथ। अगर मैं टेम्परेचर हाई कर देती हूँ तो डेंसिटी कम हो जाएगी, मतलब मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर चले जाएंगे और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो नेग्लिजिबल हो जाएंगी। पार्टिकल्स के दूर जाने की वजह से, लार्जर डिस्टेंस की वजह से उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो जाएंगी। तो हम कहेंगे आइडियल गैस तो वही थी जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हम ले ही नहीं रहे थे। तो इसलिए लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर के ऊपर अगर आप किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो हमारे पास भी मॉलिक्यूल्स आपस में दूर दूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो जाती हैं, बहुत कम हो जाती हैं। तो हम उसको आइडियल गैस के तौर पर ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिखाई थी कि यहाँ पे अगर लो टेम्परेचर है, मॉलिक्यूल्स आपस में थोड़ा पास पास है, लेकिन जैसे ही आप इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई करोगे तो मॉलिक्यूल्स आपस में दूर दूर चले जाएंगे।
कंपैरेटिवली काफ़ी दूर चले जाएंगे, तो जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम हो जाएंगी। जैसे ये मॉलिक्यूल्स पहले पास पास थे, आपने उनको टेम्परेचर दिया तो वो दूर दूर चले जाएंगे, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि उनकी जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है उसको हम नेग्लिजिबल कंसीडर करके ख़त्म कर सकते हैं। आगे हमारे पास है आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अगर आइडियल गैस इक्वेशन है जो जनरल गैस कांस्टेंट की फॉर्म में लेते हैं, अगर हमने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की फॉर्म में लेना हो तो क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है क्या, उसकी वैल्यू क्या होती है, उसको देखते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पीवी इक्वल टू एन आर टी, मैंने कहा था एन नंबर ऑफ मोल्स होता है, आर हमारे पास जनरल गैस कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बता रहा है बेसिकली एन के बारे में, वो बता रहा है कि एन नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। नंबर ऑफ मोल्स होते हैं क्या है, बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स होते हैं कि एक मोल में हमारे पास 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स होते हैं किसी भी गैस के। तो हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स के बारे में बात हो रही है कि ओवरऑल तो एन नंबर ऑफ मोल्स होते हैं कि कितने मोल लिए, दो मोल लिए। बेसिकली अगर इसका फार्मूला लिखा जाए तो इसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। तो एवोगैड्रोस नंबर हमारे पास होता है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो इसके फार्मूले को, इस वैल्यू को यहाँ से उठा के बच्चे यहाँ पे लिख दीजिएगा, एन इज इक्वल टू उसकी जगह पे कैपिटल एन डिवाइडेड बाय एन ए। एन हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स है, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। बच्चे ये फिक्स्ड नंबर होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.02 10⁻23, ठीक है। तो हमारे पास अगर ये एन नंबर ऑफ एटम्स है, आर जनरल गैस कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय एन ए। एन ए भी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है बच्चे, ये भी हमारे पास क्या है, एवोगैड्रोस नंबर होता है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। तो अगर आर को मैं एन ए से डिवाइड कर देती हूँ तो ये दोनों कांस्टेंट है, तो इसको ओवरऑल हम नाम देते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का। ये एक साइंसदान था, उसके नाम पे इस कांस्टेंट को नाम दे दिया गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसको के बी का मतलब है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है, उसके साथ लिखा जाता है। तो आर ओवर एन ए ये दोनों कांस्टेंट है, तो इसको लिख दिया जाता है एज के बी। तो हमारे पास इसकी जगह के बी आ जाएगा, पी बी इज इक्वल टू एन के बी हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। तो ये देखें P इज इक्वल टू एन के बी इंटू टी। अब के बी क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू याद रखिएगा 1.38 मल्टीप्लाई 10⁻23 जॉल पर केल्विन होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसको आपने याद रखना है क्योंकि ये मोस्ट कॉमनली एमसीक्यूज में पूछ ली जाती है। उसी तरह से हमारे पास ये किस तरह से ये वाला इसकी जो यूनिट है वो किस तरह से है, पीवी मैंने आपसे कहा था प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर चेंज इन वॉल्यूम जो होता है ना, वो हमारे पास वर्क के इक्वल होता है, तो वर्क का यूनिट जॉल होता है। इसका यूनिट जॉल आ जाएगा, टेम्परेचर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा जॉल पर केल्विन में से। नंबर ऑफ एटम्स का कोई किसी किस्म का यूनिट नहीं होता क्योंकि वो तो एक नंबर है। तो ये आइडियल गैस इक्वेशन आ गई इन टर्म्स ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब ये देखते हैं ये एक्सरसाइज में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए। ये देखिए हमारे पास पहले कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन है पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, और इसके साथ एक छोटा सा लास्ट वाला जो आज का टॉपिक हमने किया है ना बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की फॉर्म में रिलेशन, उसको उसके साथ रिलेट करवाया हुआ है। ड्राइव रिलेशन फॉर आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ बोल्ट्जमैन या जनरल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एन आर टी के जनरल गैस इक्वेशन लें, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, उससे आप पीवी इज इक्वल टू एन के बी टी को ड्राइव करें। तो जो लास्ट वाला आज का टॉपिक है ना बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वाला, वो इसके साथ अटैच किया हुआ है। तो ये टॉपिक था जिसमें छोटे छोटे शॉर्ट से टॉपिक्स बन रहे हैं और एमसीक्यूज वगैरह बन रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट याद रखिएगा कि नंबर ऑफ मोल्स होते क्या है मुझे, एक मोल में ना, ये मैंने आपको बताया था जैसे कि 6.02 10⁻23 एटम्स होते हैं, इतने एटम्स होते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कहीं पे भी आपके पास कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो वहाँ पे जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे ना उसको नंबर ऑफ एवोगैड्रोस नंबर के साथ डिवाइड करेंगे, वो आपको वहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स बता रहे होंगे। तो ये मोल्स मालूम करने का तरीका है, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स जितने होंगे उसको एवोगैड्रोस नंबर के साथ डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक मोल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, तो वो याद रखिएगा वो 6.02 10⁻23 मतलब एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये मोल्स अगर कहीं पे क्वांटिटी आपको बता दी जाए, कुछ भी नंबर ऑफ एटम्स बता दिए जाए किसी भी गैस को, भूला जाए कि नंबर ऑफ मोल्स मालूम करके बताएं, तो आप उसको एवोगैड्रोस नंबर के साथ डिवाइड कर देंगे, तो वहाँ पे आपके पास एक मोल या दो मोल या नजर आ जाएंगे, ठीक है। तो आज के शॉर्ट क्वेश्चन में जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आइडियल गैस क्वेश्चन, आइडियल गैस क्या है, आइडियल गैस क्वेश्चन लिखें, आप पहले वाला पैसेज लिखेंगे, फिर आपके पास ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। व्हेन द रियल गैस बिहेव लाइक एन आइडियल गैस आइडेंटिफाई दी कंडीशन। तो यहाँ पे आप उसके लिए कंडीशन फाइंड आउट करेंगे कि डेंसिटी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की। अगर टेम्परेचर हाई कर देंगे तो डेंसिटी कम हो जाएगी, मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को निगलेक्ट किया जा सकता है। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जैसे आपके पास कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन के साथ इसको अटैच किया हुआ है, उसके साथ ये एक छोटा सा पार्ट है, या फिर ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, राइट ऑन दी आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो उस तरह से भी पूछा जा सकता है। स्टिल इसमें सबसे इन तीनों टॉपिक्स में से कुछ पूछना हो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।